वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जैसे हमने आपको पहले बताया कि हम बातचीत करेंगे कुछ मशरक़ वस्ता और इस साउथ एशिया के ख़त्े की भी, जहाँ पे इसराइल की जारियत जो फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ गुज़श्ता चंद माह से मुसलसल जारी थी और इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जी की जा रही थी वहाँ पे, और जंगी जराइम का इर्तिकाब भी किया जा रहा था। इस सारी सूरत हाल में ईरान के ऊपर भी अटैक किया गया इसराइल की जानिब से, और फिर उसकी जवाबी कार्रवाई में ईरान ने कुछ 200 के करीब ड्रोन्स और मिसाइल जो हैं वो दागे हैं। अमेरिका बरतानिया ने इस सारी सूरत हाल में इसराइल के दिफा के हवाले से तो आवाज़ उठाई है, लेकिन एक जो अच्छी मुस्बत पेशरफ्त इस सूरत हाल में देखी जा रही है कि ईरान के खिलाफ किसी भी जारियत में उन्होंने इसराइल का साथ न देने का ऐलान किया है। दूसरी तरफ को जो यूनाइटेड नेशन की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब किया गया है और ये इसराइल की दरख्वास्त के ऊपर किया है। क्या उस सलामती कौंसिल को जिसकी करारदादें इसराइल ख़ुद तस्लीम नहीं करता अब उसी फोरम से रजू कर रहा है? तो ये कुछ सारी सिचुएशन है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और हमारे साथ सीनियर तजियाकार हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स भी और दिफाई एक्सपर्ट भी हैं, ब्रिगेडियर फ़ारूक हमीद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका टाइम देने का। ये जो सारी सिचुएशन अभी डेवलप हुई है और जिसका मैंने कुछ चंद जुमलों के अंदर इजहार किया, इस सारी सिचुएशन को आप किस अंदाज में देख रहे हैं और ये जो आगे बढ़ेगी इसके मिडल ईस्ट के ऊपर भी जो असरात हैं, और मिडल ईस्ट में जितने भी इम्पैक्ट अच्छे पॉजिटिव हों वो पाकिस्तान तक ज़रूर आते हैं, तो ये क्या देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें जी, पहली बात तो ये है कि हमें बिल्कुल क्रेडिट देना चाहिए ईरान को कि एज अ सेल्फ रिस्पेक्टिंग नेशन विद सेल्फ रिस्पेक्टिंग टॉप लीडरशिप, उन पे जब खिलाफ जारियत हुई इन द फॉर्म ऑफ इसराइली अटैक, अपना उनके डमस्कस में कॉन्सुलेट और उनके टॉप रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के लीडर जो हैं वो उसमें शहीद हुए। मैं ये समझता हूँ कि ये रिटेलिएशन बिल्कुल जस्टिफाइड थी, ये और बिल्कुल इंटरनेशनल कानून के मुताबिक थी। और देखें, ये पहली मर्तबा हुआ है, ये गौर करने वाली बात है कि ईरान ने इसराइल की सरजमीन को डायरेक्टली टारगेट किया है with hundreds of drones, attack drones and missiles, cruise missile, ballistic missile वगैरह वगैरह। वो अलग बात है कि क्योंकि ईरान ने अपनी इंटेंशन शो कर दी थी और प्रेशर भी बहुत था, अवामी प्रेशर ईरान के अंदर, कि जनाब हम इसका जवाब देंगे इसराइल को एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ आवर चूजिंग। तो वो उसमें एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जो होता है वो उन्होंने लूज किया, जिसमें चंद दिन मिल गए, जिसमें अमेरिका ने, बरतानिया ने और जो एलाइज हैं वेस्ट में इसराइल के, उन्होंने इसराइल को वो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड की। इसराइल ने तैयारी भी की, अपने एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट किया, सिविल डिफेंस अलर्ट, अपने शहरों में पूरी उन्होंने तैयारी की। और फिर जब हमला हुआ तो दे वर वेरी वेल प्रिपेयर्ड। और इसराइली जो क्लेम करते हैं कि जी 99% जो है हमने मिसाइल और ड्रोन जो है, हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है आयरन ड्रोन जो उनका बड़ा मशहूर है, उसको हमने उनको कर दिया तबाह। और किसी एक एयर बेस पे गालिबन को थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है और कोई कैजुअलिटी कोई नहीं, कोई डेथ कोई नहीं हुई। लेकिन द फैक्ट इज डिस्पाइट ऑल दिस कि जनाब ईरान ने वो मिथ तोड़ दी ऑफ इसराइली इनविंसिबिलिटी। और ये पहली मर्तबा हुआ है कि जिसमें मैंने पहले कहा कि ईरान ने डायरेक्ट जाके इसराइल की सरजमीन पे हमला किया। और पिछले 6 महीने में जब से ये गजा का जेनोसाइड, मैसेकर और वो कत्लेआम हुआ मुसलमानों का वहां पे, फलस्तीनियों का, जो इसराइली ने किया है, ये उसके बाद ये पहली, मैं समझता हूँ, एक भरपूर किस्म का, वट एवर बी द रीजन, जवाब जो भी बना, लेकिन इसराइल पे भरपूर हमला हुआ मुसलमानों की तरफ से, बट ऑफ कोर्स द ईरानियंस। और इनको सपोर्ट कर रहे थे यमनीज, उन्होंने भी मिसाइल दागे पिछले 2 दिनों में। और प्रो ईरानियन हिजबुल्लाह ग्रुप्स जो हैं उन्होंने भी बड़ी तादाद में मिसाइल जो हैं वो दागे। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इसमें 2 चीजें और मैं आपसे पूछना चाहूंगा। कहने का मतलब ये है कि बाकी जो अरब मुबारक हैं, जो कुछ के तो पीस एग्रीमेंट हुए हैं इसराइल के साथ, इजिप्ट हो गया, जॉर्डन हो गया, और फिर छोटे गल्फ ममालिक, आपने ये देखा कि वो बिल्कुल उन्होंने एक तो पूरी गजा की जंग में जो अभी तक जारी है, उन्होंने कोई उस तरह की कोई एक्शन नहीं लिया, कोई मुज़ाहमत नहीं की। हालांकि उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग
अफवाज हैं, दे वेरी वेल इक्विप्ड आर्म फोर्सेस, लेकिन उन्होंने उन्होंने जरूरत नहीं की, कॉम्प्रोमाइज हो गए, क्या हो गया, डर गए, अपने मफादात को प्रोटेक्ट किया कि जनाब हमारे साथ वो ना हो जाए जो कि गजा वालों के साथ हुआ। लेकिन फिर बात वही आती है कि ईरानियंस आगे आए और उन्होंने ये काम किया। ठीक है ना? अच्छा। अब अच्छा। सिर्फ एक सवाल रह गया, एक जी। सवाल अभी इस वक्त ये है कि अगर ईरानियन ने तो कह दिया कि जनाब अब हमारी तरफ से जो हम करना चाहते थे हमने कर दिया, इट इज डन, लेकिन इसराइल अगर वो अब रिटेलिएट करता है, इफ इसराइल रिटेलिएट्स नाउ, तो फिर हालात बहुत एस्केलेट करेंगे, कशीदा होंगे, ईरान फिर अटैक करेगा। ये ना हो कि कुछ और एक दो ममालिक की साकिन बीच में हो जाए, तो एक वाइडर कॉन्फ्लिक्ट का डर पैदा हो सकता है, लेकिन वो भी आने वाले 2-3 दिनों में पता लगेगा। अच्छा, ये जो रिटेलिएशन का तो शायद अमेरिका ने भी या बरतानिया ने, जो बड़े इत्तेहादी थे जिनके ऊपर इन्हिसार करता है इसराइल अमूमन, उन्होंने ये कहा कि ईरान के खिलाफ कोई भी जारियत होगी तो ऑपरेशन में हम हिस्सा नहीं बनेंगे, हम इसराइल के डिफेंस में आपके साथ ज़रूर होंगे। तो उन्होंने इंडिकेशन तो नंबर 1 ये दे दी। दूसरा, कौमी जो UN की सलामती कौंसल है, इसराइल वहाँ पे चला गया। अगर वहाँ पे जाने का मतलब ही यही है कि वो अब जंगबंदी की तरफ जाना चाह रहे हैं, कि जो पहले भी ऑलरेडी UN की करारदादें इसके ऊपर हैं, तो चाहते तो इस तरह से है। ये साइड होगी। मशरक़ वस्ता के अंदर आपने उन ममालिक का भी तज़किरा किया, मुस्लिम ममालिक का, जिनके इसराइल के साथ सफारती तल्लुकात भी हैं, पीस पैक्ट भी हैं। जॉर्डन ने इस सारी सूरत हाल के अंदर, जहाँ पे जो ड्रोन को या इनको टारगेट किया गया, ब्रिटिश फोर्सेस थी, अमेरिकन फोर्सेस थी, या फिर जॉर्डन ने जो एयर डिफेंस सिस्टम के साथ जो ड्रोन्स को मारा है, तो वो भी था। तो आप समझते हैं कि जो मुस्लिम ममालिक हैं उनको ये किरदार इस वक्त अदा करना चाहिए था? मैं कहता हूँ कि ये बहुत बड़ा सरप्राइज आया है हमारे लिए कि जॉर्डन ने भी मिलिटरीली उनके जो जो भी एयर डिफेंस के निज़ाम हैं, जहाज हैं, एयरक्राफ्ट, जिन्होंने इनके मिसाइल को शूट डाउन किया अलॉन्ग विद द अमेरिकन एंड द ब्रिटिश। मेरा ख्याल है कि ये वाहिद मुसलमान मुल्क है जिसने इस किस्म की पोजीशन ली है, और इट इज़ कम एज अ शॉक, और मैं समझता हूँ कि हाली इनको करना नहीं चाहिए था। न्यूट्रल रहते तो चले फिर भी बात बन जाती। और ईरानियंस ने इसको भी बड़ा स्ट्रांगली लिया है कि जो जिन जिन ममालिक ने, मुसलमान ममालिक ने खासकर हमारे खिलाफ ये एक्शन लिया है, तो उन्होंने भी उनको थ्रेटन किया इन द लॉन्ग रन। वो देखते हैं वो क्या सूरत हाल पैदा होती है। लेकिन बात यह, जॉर्डन जो है वो तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एलाय है ऑफ अमेरिका, बरतानिया एंड द वेस्ट। ठीक है ना जी? तो लिहाजा और इसराइल के साथ उनका देखे ना, उनके इंटरेस्ट वही है ना, जेरूसलम, ईस्ट बैंक, वेस्ट बैंक वगैरह। और ये वजह है कि जॉर्डन ने ये पोजीशन ली है, विच इज मैं समझता हूँ नॉट गुड। और जॉर्डन की अपनी, जैसा मैंने कहा, अपने उनकी कॉम्प्रोमाइजेज हैं, उनकी अपनी वो मफादात हैं, उनकी अपनी मजबूरियां हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ये पोजीशन ली है। आप समझते हैं बगैर सब इसमें OIC को एज ए इज्तिमाई कलेक्टिव कोई रोल प्ले करना चाहिए था? अगर इस तरह ईरान जो है कि जॉर्डन या दूसरे ममालिक को भी, अगर वो ईरान उस तरफ बढ़ता है, तो फिर तो विद इन मुस्लिम कंट्रीज जो है अगर ये डिस्प्यूट पैदा हो गए, तो अल्टीमेटली फ़ायदा तो इसराइल को होगा, जो उसकी ऑक्यूपेशन, उसके जो अज़ाइम है उनको तक़वियत मिलेगी फिर, अगर मुसलमानों को वो डिवाइड करता है। तो देखें जी, 33,000 फ़लस्तीनी उनका कत्लेआम हो गया, जिसमें 15 से 18,000 बच्चे हैं, उनके जेनोसाइड हुआ, नस्ल कशी हुई। कहाँ तो OIC, किधर थी अरब लीग? तो आप किनकी बात कर रहे हैं? आपके ख्याल में उधर तो वो बोले नहीं, उधर तो उन्होंने कोई चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं अपनी करा सके। यहाँ पे आपके ख्याल में वो बीच में आएंगे कि क्योंकि जॉर्डन आया? नो वे। OIC के तो आप उस लिहाज से राइट ऑफ कर दें। वो अब हम क्या बात करें? OIC में तो वो जिसको कहते हैं डिफैंग हो चुका है, टूथलेस हो चुका है। यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी काउंसिल, मैं समझता हूँ कि ये भी अल्लाह की शान है कि उनकी अपनी रेजोल्यूशन गजा में सीज फायर की, वो इसराइल ने इम्प्लीमेंट नहीं की। 2 दिन पहले तक ये हमले करते रहे गजा में, साउथ रफा के इलाके में वगैरह वगैरह। वो अब इनको जाना पड़ा है। किस मुंह से गया इसराइल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, जब खुद आप उनकी रेजोल्यूशन पे आपने अमल नहीं किया? और दूसरा, जहाँ तक अमेरिका और बरतानिया की बात थी कि जनाब वो ईरान में किसी हमले के खिलाफ कोई इसराइली हमले में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये बिल्कुल हिपोक्रेसी है, ये दोगलापन है। अमेरिका और बरतानिया वो ये गजा में जो कत्लेआम हो वो उसमें शामिल हैं। उन्होंने उनको वेपन्स दिए,
उनको उनको बॉम्ब्स दिए, 3 हिरोशिमा के बराबर के जो एक्सप्लोसिव है वो इस्तेमाल हुआ है गजा को पूरा लेवल टू द ग्राउंड करने में। अब कौन से ह्यूमन राइट्स, कौन से वुमेन राइट्स, कौन से इस किस्म के इंटरनेशनल लॉ किसकी बात करते हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे बरतानिया हो, चाहे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो। ये तो जो इस वक्त तो टोटल आपके इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर जो है एंड ऑफ सम जो पहले थोड़ा बहुत एक सेम्बलेंस होती थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, यूनाइटेड नेशन की भी रेजोल्यूशन आई हुई है 150 ममालिक की कि जंग बंदी करो, कोई अमल नहीं हुआ। तो वो तो इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर कोलैप्स कर गया है। दिस इज वेरी डेंजरस। माइट इज राइट वाली बात होगी। इसका मतलब कल को अमेरिका, बरतानिया, इसराइल चाहे जिस मुल्क पे चढ़ाई कर दें, और अगर ये ईरान पे रिटेलिएट करता है इसराइल, मैं आपको आज बता दूं, ये तो है अपना पब्लिक ओपिनियन के लिए उन्होंने ये बात की कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे। वो वेपन भी देंगे, हथियार भी देंगे, वो कहेंगे, वो अंदर के खाने कहेंगे मारो इनको जितना मार सकते हो। सो प्रैक्टिकली ये अब सब एक्सपोज हो गए हैं। अमेरिका, बरतानिया, ये नैरेटिव थे ह्यूमन राइट्स के, एमनेस्टीज के। कश्मीर पे क्या कुछ नहीं हुआ। एक लफ्ज बोला है अमेरिका ने, बरतानिया ने इंडिया के या मोदी के खिलाफ कि बंद करें मजालिम इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में? नहीं, क्योंकि वो अंदर के खाने में कहते हैं मुसलमान है, मारो इनको। और यू सी दिस इज द पॉइंट। अब ये अरब ममालिक में बिल्कुल उन्होंने अपनी कोई ऐसी पंच शो नहीं किया, स्पार्क शो नहीं किया। इतनी बड़ी बड़ी उनकी फौजें हैं, आप देख लें, दे आर साइलेंट स्पेक्टेटर, न्यूट्रल होकर चुप करके बैठे हुए हैं। अच्छा ब्रिगेड साहब, एक चीज़ तासुर मिल रहा था कि शायद इससे जो है कि ये जंग जो है वो तोसी इख्तियार कर सकती है, फैल सकती है, दीगर कई ममालिक इसमें शरीक हो सकते हैं। वर्ल्ड वॉर की तनाजुर के अंदर लोग देख रहे थे। जो मैंने बात की थी कि जी कि अमेरिका या बरतानिया ये कह रहे हैं कि हम ईरान के ऊपर हमले अगर होता है, इसराइल जाता है तो फिर हम उसमें शामिल नहीं होंगे। आप समझते हैं कि उससे जो ये वॉर का एक्सपेंशन का थ्रेट था वो कम हो गया है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो इसराइल इसमें सलामती कौंसिल में गया यूएन की में, आपको याद होगा कश्मीर में भी इंडिया गया था जब उनको मार पड़ना शुरू हुई थी यहाँ पर LOC और वर्किंग बाउंड्री के ऊपर, और फिर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं। आज 70 साल हो गए, अमल नहीं हो सका। तो ये इसराइल भी उसी नक्शे कदम पे चल रहा है कि जब मार पड़ना शुरू हुई है तो खुद भाग के चले जाते हैं उसी इदारे के अंदर जिसकी इदारे की करारदादें खुद ये रोंदते हैं, अमल नहीं करते। और अभी भी फ्यूचर के अंदर इन करारदादों पे आप क्या समझते हैं, कितना जो है कि असर होगा या इस पे अमल कितना होगा? हो सकता है कि इसराइल जब जाए और वहां पे कोई ना कोई जो है ईरान का इत्तेहादी, मिसाल के तौर पे चीन के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं ईरान के साथ, वो कोई भी रेजोल्यूशन अगर आए, रूस भी कोई रेजोल्यूशन आए टू कंडेम ईरान, और हालांकि कंडेम तुमको करना चाहिए। जो इसराइल ने हमला किया था दमास्कस में वो जो ईरानियन काउंसुलेट पे, तो वो वीटो हो जाएगा। रूस वीटो कर सकता है, चीन वीटो कर सकता है। इसी तरह हम भी एक कोशिश जब की है कि कश्मीर के बारे में या इंडियन दहशतगर्दी के बारे में उसको जो लेके जाएं यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल, वो वीटो हो जाता है, अमेरिकन वीटो करते हैं और कोई वीटो कर देता है। सो उसको आप छोड़ दें दीज फोरम्स। अब अफसोस की बात है ना कि अमेरिका का इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर कोलैप्स कर गया है, बिकॉज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन इटसेल्फ, वो अपनी कोई रेजोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करवा ही नहीं सकते हैं। इस वक्त मामला सारे अमेरिका, बरतानिया और इसराइल ने अपने हाथ में ले लिए, और यही जो है दुनिया के क्या बोलते हैं, जिसको कहते हैं अगेन वही बात वाली माइट इज राइट वाली बात है कि जो हम चाहेंगे हम करेंगे, जो हमारा इंटरेस्ट होगा हम वो करेंगे। सो आप ज्यादा मत अपना बैंक करें कि OIC कुछ करेगा, अरब लीग कुछ करेगा, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल, नो सर, कुछ नहीं होने लगा। और ये जो अभी बात की जा रही है, भाई लोग कह रहे हैं कौन से थर्ड वर्ल्ड वॉर, भाई वो सवाल ही नहीं पैदा होता। रूस और अमेरिका, रूस एक साइड पे, अमेरिका, नेटो, बरतानिया एक साइड पे। यूक्रेन की कितनी खौफनाक जंग हुई है, कितने 1 साल से जारी है वो जंग। उधर तो कोई वर्ल्ड वॉर की बात नहीं है, वहां पे तो एक्चुअली वेस्ट की इंटरवेंशन भी है, उनके इक्विपमेंट भी आया है, वेस्टर्न ओरिजिन इक्विपमेंट वाया नेटो आया है यूक्रेन में, रशियंस को के साथ ठीक ठाक वहां पे लड़ाई हुई है। उधर तो कोई एस्केलेशन मामला फैला नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि ये हमारे इंटरेस्ट में नहीं है कि ये यूक्रेन की जंग जो फैल के यूरोप में आ जाए। क्योंकि वर्ल्ड वॉर में भी आपको पता है रूस उस वक्त जो रूस था उनका और
वेस्ट का जो सारी लड़ाई यूरोप में थी, यूरोप टोटल बर्बाद हो गया था। हम्म, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की मैं बात कर रहा हूँ। आपके ख्याल में वो चाहेंगे कि वो लोग बर्बाद हो जाएं, या उनके जंग जो है अमेरिका तक आ जाए या यूरोप से आगे वर्ल्ड वॉर में होकर इकोनॉमी लोगों की तबाह हो जाए? नो वे, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ टुक टुक चलेगी, आपस में टिट फॉर टैट चलेगा, उसके बाद मामला ठंडा हो जाएगा। या थोड़ी बहुत अगर इसराइलीज अटैक भी करते हैं तो शायद को थोड़ी एस्केलेशन जो है वो हो जाए कुछ दिनों के लिए, उसके बाद ये रुकवा देंगे। ये सब कंट्रोल जो है ये अमेरिकन वेस्ट करता है, ये कंट्रोल करते हैं कि जंग की स्पीड क्या होगी, कब रोकनी है, कब शुरू करनी है, किस हद तक किसको मारना है। ये इलेक्शन ईयर है, ये अमेरिका में याद रखें, इलेक्शन ईयर है। ये सारी और चीज़ें उसके साथ जुड़ी हुई हैं। अमेरिकन जी, सब जुड़ी हुई हैं। बाइडेन को मालूम है कि कितना सख्त एंटी बाइडेन सेंटिमेंट है और प्रो पैलेस्टीनियन सेंटिमेंट है इन नॉट ओनली अमेरिका, पूरी यूरोप में। और इलेक्शन में सिर्फ 6 महीने रह गए, तो लिहाजा अभी वो भी इस किस्म की ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि टू बी जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उनको थोड़ा सा उनके कूल सारे डाउन करने के सेंटिमेंट्स भी लिए। देखे जा रहे और हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत सी चीज़ें सियासत से जुड़ी हैं। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब हमारे से बातचीत कर रहे थे। नाज़रीन, जो फ़लस्तीन और उसके तनाज़ुर में पैदा होने तनाज़ुर की सारी सूरत हाल ईरान का हमला था। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।